हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस आर्ट को में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। उसी का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने पार्ट 1 में लगभग बेसिक चीजों को कवर कर चुका था। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध होता है वो कैसे होता है, यानी कि उसमें क्या क्या होता है, फिर देखेंगे उसका परिणाम क्या होता है, उसके बाद विपक्षी दलों पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, उससे पहले जो कई समझौता हुआ था जैसे कि सिंधु जल संधि, ताशकंद समझौता, शिमला समझौता, उसको एक एक करके जानेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में ये सभी पूछे जाते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, और उसके बाद लास्ट आता है बांग्लादेश, क्योंकि आप लोग को मालूम होना चाहिए, आप लोग को मालूम होगा, ऑब्वियसली आपको मालूम होगा कि किस तरीके से मुजीबुर रहमान जो है वो इलेक्शन को जीत जाते हैं। जीतने के बाद कि उसको प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता है और वो प्रधानमंत्री नहीं, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो एक प्रकार का समझ सकते हैं आप किस तरीके से 1971 में हुआ होगा, उसी को दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोगों ने आखिर पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 में नहीं देखे प्लीज उसको जाकर के देख लीजिए। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, प्लेलिस्ट पे देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने देखा था विदेश नीति के बारे में आपको पूछा जाता है, फिर हम लोगों ने देखा था उसका उद्देश्य, 3 उद्देश्य आपको पूछा जाता है, गुट निरपेक्षता की नीति के बारे में पढ़ाते हैं, उसके उद्देश्य के बारे में पढ़े थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था गुट निरपेक्ष आंदोलन, उसमें देखे थे हम लोग कहां पर होता है, 1955 में इसका जो है नींव रखा जाता है, हम लोगों ने देखा था। और 61 में जो है एक प्रकार का सम्मेलन होता है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है पहला सम्मेलन 1961 में होता है, कहां होता है, बेलग्रेड में होता है, तो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, पार्ट 1 में अगर आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे प्लीज जाकर के देखिए, आपको एफ्रो एशियाई एकता वहां वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा है पार्ट 1 में। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है, यानी कि एक प्रकार का युद्ध है, तो उससे पहले क्यों युद्ध हुआ था, यानी कि एक पहला रीजन था तिब्बत, दूसरा रीजन था दोस्तों भारत और चीन के बीच सीमा विवाद। तो उन दोनों को हम लोगों ने डिटेल्स में पार्ट 1 में पढ़ा था, पंचशील समझौता के बारे में पढ़ा था, जो कि चीन और इंडिया के बीच हुआ है, 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। लेकिन इसको तोड़ करके किस तरीके से युद्ध होता है आज इस वीडियो में देखेंगे, और कल के वीडियो में आपको पूरा लगभग तिब्बत जो रीजन था, एक सीमा विवाद जो रीजन था, वो आपको बहुत अच्छे से बताए थे। इसलिए आप लोग प्लीज पार्ट 1 को नहीं देखे उसको जाकर देख लीजिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है, या फिर आपको वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग शुरुआत करेंगे भारत और चीन के बीच युद्ध। तो सबसे पहला पॉइंट है, प्लीज ध्यान से देखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था, आपको मालूम होना चाहिए जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि शीत युद्ध जो है वो 1945 से लेकर के, बार बार आपको बताते हैं, 1945 से लेकर के 1991 तक चला था। ठीक है, शीत युद्ध कब से कब तक चला था, 1945 से लेकर के 1991 तक हमको मालूम है। तो जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था उस वक्त पूरे विश्व का ध्यान जो है दो महाशक्तियों की तनातनी में थी। दोनों महाशक्ति कौन कौन, एक पूंजीवादी और एक सोवियत संघ। ठीक है, तो सभी देशों का जो एक प्रकार का नजर है वो सिर्फ इन्हीं देशों में था, सोवियत संघ पर और पूंजीवादी पर। तो उत्पन्न संकट की तरफ था। ठीक उसी वक्त चीन ने 1962 के अक्टूबर माह में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से और व्यापक हमला किया। अब दोनों विवादित क्षेत्र कौन कौन सा मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक सीमा विवाद के बारे में बताया था कल की वीडियो में, थोड़ा सा आपको बता देते हैं। एक सीमा विवाद था जो कि था ऑक्साई चीन को लेकर के, किसको लेकर के था, ऑक्साई चीन को लेकर के। मैंने आपको बताया था कि जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से में ऑक्साई चीन पर और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जमाया। तो इन दोनों जगह पर जो है वो हमला कर देते हैं। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच युद्ध जब दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था उस वक्त पूरे विश्व का ध्यान, पूरे दुनिया का ध्यान जो है दो महाशक्तियों के तनातनी पर था। ठीक उसी वक्त चीन ने 1962 के अक्टूबर माह में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेजी से व्यापक हमला करता है। कब करता है, 1962 में, कौन महीने में, अक्टूबर महीने में। कहां पर, दोनों विवादित क्षेत्रों पर, एक ऑक्साई चीन पर और एक आपको मैंने बताया था इसमें, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी, तो अरुणाचल प्रदेश में दोनों विवादित क्षेत्रों पर जो है वो हमला कर देते हैं। पहला हमला जो है वो 1 हफ्ते तक चला। पहला हमला कब तक चला, 1 हफ्ते तक चला। इसी दौरान चीनी सेनाओं ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया। ठीक है, दूसरा हमला जो है नवंबर महीने के शुरू में हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिम मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त को थामा, लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। फिर अंत में चीन ने एक तरफा युद्ध विराम घोषित कर दिया। फिर जहां पर पहले से तैनात थे वहीं वापस चले गए। ठीक है, तो जहां पर सैनिक पहले से तैनात थे फिर वो वहीं पे चले गए। कहां के सैनिक, चीनी विराम के सैनिक। ठीक है, तो दूसरा हमला कब किया था, नवंबर महीने में शुरू हुआ था, और ये लद्दाख से लगे पश्चिम मोर्चे पर भारतीय सेना जो है उसको रोका, यानी कि वहां पर बढ़ रहा था तो उसको रोका, लेकिन वो जो है बढ़ते हुए असम पर आ गया, पूर्वी क्षेत्र में, यानी कि पूर्वी में जो है पूर्वी चीनी सेना जो है वो आगे बढ़ते हुए कहां पर आ गया, असम में प्रवेश द्वार यानी कि एंट्री करने वाला था, लेकिन फिर वो अचानक युद्ध विराम कर देता है और वो वापस चला जाता है। तो ये था आपका युद्ध। पहला युद्ध जो है किस तरीके से हुआ, दोनों विवादित क्षेत्र पर, कब हुआ, 1962 में। चीन किया था अक्टूबर महीने में। ठीक है, उस समय पूरी दुनिया जो है दो खेमों में बैठी हुई थी और सबका ध्यान सिर्फ उन्हीं दोनों महाशक्तियों पर था। अब उसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम को देखिए, क्योंकि परिणाम आपको पूछा जाता है। देखिए,
इस युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। भारत का जो छवि है एक देश में भी, देश के अंदर भी और विदेश में, पूरे दुनिया में हर जगह इसके एक प्रकार का धक्का लगा, झटका लगा। इस संकट से निजात उबरने के लिए भारत ने अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य सहायता की गुहार लगाई। तो इस संकट से, क्योंकि संकट इतनी बड़ी उत्पन्न हो गई थी, तो इसीलिए भारत जो है वो अमेरिका से भी और ब्रिटेन से भी दोनों सैन्य सहायता, दोनों से कौन सहायता मांगा? सैन्य सहायता, यानी कि सैनिक मांगा। ठीक है, इस युद्ध में भारत हार गया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची। तो इस युद्ध में भारत जो है वो हार गया, जिससे क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुंची। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडरों ने इस्तीफा दे दिया। कुछ प्रमुख सैन्य कमांडर जो थे वो क्या किया? इस्तीफा दे दिया। नेहरू के करीबी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को भी मंत्रिमंडल त्यागना पड़ा। तो नेहरू के जो करीबी सहयोगी और तत्कालीन रक्षा मंत्री थे, जिसका नाम था वी.के. कृष्ण मेनन, यह क्या क्या मंत्रिमंडल को त्याग दिया। सही समय पर चीन की इरादों को ना भाप सकने और सैन्य तैयारी ना करने पर नेहरू की भी बड़ी आलोचना हुई। आलोचना का मतलब एक प्रकार का समझ सकते हैं बुराई, या फिर एक प्रकार का चर्चा, ठीक है, या फिर डिस्कशन। तो यह था आपका युद्ध का परिणाम। युद्ध आपने देखा, परिणाम आपने देखा। अब देखते हैं और एक परिणाम है, पहली बार उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। ठीक है, तो सबसे पहले उसका छवि जो था, नेहरू का छवि, उस पर बहुत बड़ी, मतलब कि समझ सकते, बहुत बड़ा सवाल उठा इस पर कि आप पहले क्यों ऐसा सोचते थे कि चाइना हमला नहीं करेगा वगैरह, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि ये जो है अर्धसैनिक लगा के रखा था। बॉर्डर पे लगाना चाहिए सैनिक, लेकिन नेहरू जी है जो है वहां पर अर्धसैनिक लगाया था, जिसके कारण जो है इनकी बड़ी आलोचना हुई और पहली बार इसके खिलाफ, इसके सरकार के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अब भारत चीन युद्ध का जो है असर विपक्षी दलों पर क्या क्या पड़ता है, इसको देखिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद फिर भारत और चीन का संबंध फिर कैसे कैसे नॉर्मल हुआ, क्या क्या हुआ, उसको देखेंगे। उसके बाद फिर आपको देखेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति, जो कि आपको बहुत ही मजा आएगा। तो प्लीज आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए यहां पर देखते हैं भारत चीन युद्ध का असर विपक्षी दलों पर। देखिए, इस युद्ध से और चीन सोवियत संघ के बीच बढ़ते टकराव से, एक तो ये युद्ध जो हुआ था भारत और चीन के बीच, और चीन और सोवियत संघ के बीच जो टकराव हुआ था, इससे क्या हुआ? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के अंदर बवाल हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मतलब भाकपा, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, उसके अंदर क्या हुआ? बवाल हुआ। जो खेमा सोवियत संघ की तरफ था, वह उधर ही रहा और कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई। ठीक है, दूसरा खेमा कुछ वक्त के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का नजदीकी खिलाफ था। ठीक है, तो दूसरा खेमा जो है कुछ वक्त तक चीनी का पक्षधर रहा, लेकिन कांग्रेस के साथ किसी भी तरह का नजदीकी का खिलाफ था। ये जो दूसरा खेमा था। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो टूट गई। 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो क्या हो गई? टूट गई। ठीक है, तो इसका ये परिणाम हुआ था, यानी कि विपक्षी दलों पर जो परिणाम हुआ, हम लोग उस चीज को देख रहे हैं। तो 1964 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो टूट गई थी। जो खेमा इस पार्टी के अंदर चीन की तरफ था, जो खेमा जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया, तो इसके तरफ यानी कि जो खेमा इस पार्टी की तरफ, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी में चीन की तरफ था, उसने क्या किया? अलग होकर के मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको बोलते हैं CPIM, माकपा बनाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ध्यान देंगे आप लोग। सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है कब टूटी थी? 1964 में। जो खेमा इस पार्टी के अंदर था, इस पार्टी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर था और वो चीन की तरफ था, वो क्या किया? जो चीन की तरफ था, इस पार्टी के अंदर जो चीन की तरफ था, उन्होंने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट नामक पार्टी बना दिया, जिसको CPIM माकपा बनाई, जिसको CPIM माकपा कहते हैं। ठीक है, शीत युद्ध के क्रम में माकपा के यानी कि CPIM के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वो चीन के पक्ष में लेते थे, इसलिए उसको क्या किया? गिरफ्तार किया गया। नागालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। हालांकि मणिपुर और त्रिपुरा केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन उन्हें अपने विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला। ठीक है, नागालैंड प्रांत को दर्जा दिया, नागालैंड जो उसको क्या दिया? प्रांत का दर्जा दिया गया। और मणिपुर और त्रिपुरा जो वो केंद्र शासित प्रदेश था, उसको भी जो है विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार दिया गया, यानी कि एक प्रकार का विधानसभा का निर्वाचन का अधिकार दिया गया। तो ये था भारत के चीन का युद्ध का जो असर है वो विपक्षी दलों पर, और परिणाम हम लोगों ने देखा किस तरीके से, और युद्ध हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1962 के बाद भारत और चीन संबंध। देखिए, भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य होने में करीब 10 साल लग गए। 1962 में लड़ाई हुआ और इन संबंधों को सामान्य होने में, ये लड़ाई को सामान्य होने में, नॉर्मल स्थिति होने में लगभग 10 साल लग गया। अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे, वे शीर्ष नेता, यानी कि शीर्ष नेता का मतलब टॉप लीडर, यानी कि बहुत बड़े नेता। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब विदेश मंत्री थे, तो उस समय जो शीर्ष नेता है, मैंने आपको क्या बताया था? विदेश मंत्री सबसे पहला कौन था? वो जवाहरलाल नेहरू था, और जवाहरलाल नेहरू सबसे पहला प्रधानमंत्री था। कल के वीडियो में बताए थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि विदेश मंत्री थे, वे शीर्ष नेता, टॉप लीडर के तौर पर 1979 में चीन के दौरे पर गए। कब गए थे? 1979 में
चीन के दौरे पर गए थे शीर्ष नेता के तौर पर, यानी कि बड़े नेता वही थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए, ठीक है। तो 1962 के बाद यहाँ पर बता रहा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटा पंडित जवाहरलाल नेहरू जो के बाद जो है राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री चीन के दौरे पर गए थे। वैसे राजीव गांधी इसके पोता थे ना, इंदिरा गांधी के बेटा राजीव गांधी ना। चलिए, संजय गांधी, राजीव गांधी, हम लोग आगे वाला जो अध्याय है उसको मैं बहुत डिटेल्स में इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। एक नोट 3 देख लीजिए। देखिए, ताकत के तीनों साधनों संपदा, ताकत के तीनों साधनों संपदा, धन और जन से ही हीन एक देश अब बड़ी तेजी से सभ्य जगत में एक नैतिक ताकत के रूप में पहचान हासिल कर रहा था। उसकी आवाज को दिग्गज देशों के जमात में बड़ी इज्जत के साथ सुना जाता था। सी राजगोपालाचारी एडविना माउंटबेटन को एक पत्र में लिखते हैं। तो कभी कभी आपको एक क्वेश्चन उस तरीके से पूछेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये आपको पूरा दे देगा, ठीक है, और आपको कहेगा ये किसने लिखा, कब लिखा, तो ध्यान देंगे आप लोग। अक्सर ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वाले को पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, वीके कृष्ण मेनन, इसकी जो पैदाइश है वो कब होती है, 1897 में होती है। इसकी मृत्यु कब होती है, 1974 में होती है। वीके कृष्ण मेनन, इसकी पैदाइश 1897 में, इसकी जो मृत्यु है 1974 में होती है। ये क्या होते हैं, राजनयिक एवं वित्त मंत्री, राजनयिक और मंत्री होते हैं। क्या होते हैं, राजनयिक और मंत्री। क्वेश्चन पूछा जाएगा वीके कृष्ण मेनन के बारे में, तो आपको अच्छे से देखना है कि इसकी पैदाइश अब 1897 में, मृत्यु 1974 में। ये राजनयिक और मंत्री थे, ठीक है। देखिए, 1934 से लेकर के 1947 के बीच इंग्लैंड की लेबर पार्टी में सक्रिय थे, अलर्ट थे। यानी कि 1934 से लेकर के 47 के बीच इंग्लैंड की लेबर पार्टी में क्या थे, अलर्ट थे, सक्रिय थे। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त एवं बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के मुखिया, राज्यसभा के सांसद एवं बाद में लोकसभा के सांसद, 1956 से संघ कैबिनेट के सदस्य और 1957 से रक्षा मंत्री, 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा, ठीक है। तो इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया हुआ, कैसे कैसे वो क्या क्या किए। सबसे पहले 1956 से वो संघ कैबिनेट के सदस्य थे, 1957 से रक्षा मंत्री थे, 1962 के बाद जो भारत और चीन युद्ध हुआ था उसके बाद क्या किया, ये इस्तीफा दे दिया। तो वीके कृष्णन के बारे में आपको कम से कम इतना चीज ध्यान रखना है, ठीक है। अब भारत के साथ युद्ध और शांति, युद्ध भी शांति, और इसी वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या था आपका सिंधु जल संबंधी, क्या था ताशकंद समझौता, क्या था शिमला समझौता, पाकिस्तान के साथ देखेंगे। उसके बाद फिर बांग्लादेश के साथ युद्ध होता, पाकिस्तान के साथ युद्ध होता बांग्लादेश को लेकर के, उसके बाद फिर देखेंगे। और इससे आने वाले जो अध्याय है उसमें हम लोग भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद जो कश्मीर को लेकर के संघर्ष हुआ था, 8वें अध्याय में हम लोग देखेंगे। कब, 8वें अध्याय में। यहाँ पर देख लीजिए 8वां चैप्टर जो आएगा बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग, वहां पर यानी कि लगभग पॉलिटिकल साइंस का सभी चैप्टर बहुत मजेदार है। एक चैप्टर के बाद एक चैप्टर रिलेटेड है। जैसे कि हम लोगों ने देखा आपका जो आजादी है वो 1947 से होता है। 1947 के बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। 1947 से इसमें 62 में आए, 62-65 तक जाएंगे, 67 तक जा सकते हैं, ठीक है, नहीं 65 तक ही जाएंगे। फिर हम लोग 1967 जो है पांचवा चैप्टर जो आएगा उसमें देखेंगे। फिर छठा चैप्टर में जो है 1971 से लेकर के 80 के बीच देखेंगे। फिर उसके बाद 80, ठीक है। तो इस चैप्टर बाय चैप्टर होते जाता है, आप लोग बस पढ़ते जाइए। देखिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति। भारत और पाकिस्तान का बंटवारे के बाद ही कश्मीर को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भारत और पाकिस्तान को जब बंटवारा हुआ था उसके बाद ही कश्मीर को लेकर के संघर्ष छिड़ गया। उसको हम लोग 8वें अध्याय में देखेंगे। बट यहाँ पर रीजन पहले बताना है, क्योंकि युद्ध और शांति, युद्ध क्यों हुआ था और शांति कैसे कैसे हुआ, उसी को हम लोग को देखना है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में कश्मीर में सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। छाया युद्ध, छाया युद्ध का मतलब क्या अभी समझ में आएगा आपको। भारत और पाकिस्तान के बीच 1947 में कश्मीर में सेनाओं के बीच एक छाया युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध जो है रुद्र रूप ना ले सका और यह मामला यूएनओ के हवाले कर दिया गया, ठीक है। तो उस समय जो ये युद्ध था 1947 में, ये बहुत बड़ा रूप नहीं ले सका और फिर ये जो है मामला कहां चले गया, यूएनओ में चला गया, ठीक। कश्मीर को लेकर संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग संबंध कायम हुए। बंटवारे के वक्त जो महिलाएं अपहरण हुई थी उन्हें वापस लौटा दिया गया, ठीक है। तो कश्मीर को लेकर के जब संघर्ष चल रहा था, पाकिस्तान वाला इसको लेना चाहता था, उसी समय पाकिस्तान और भारत की सरकारों के बीच सहयोग संबंध हुआ और कायम हुआ। और बंटवारे के वक्त जो महिलाएं अपहरण हुई थी, हम लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था, महिलाएं को जो है अपहरण कर दी गई थी, तो उसको जो है वापस लौटा दिया गया। अब सिंधु जल संधि क्या होता है, देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, आराम से आप लोग समझिए। देखिए, नदी जल के बंटवारे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच एक संधि हुई। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 में नेहरू और जनरल अय्यूब खान ने हस्ताक्षर किए। इस संधि पर विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। विश्व बैंक ने इस पर मध्यस्थता की। तो सिंधु जल संधि के बारे में आपको पूछा जाएगा, तो सबसे पहले ये कब हुआ था, ये कहाँ हुआ था, ये कराची में हुआ था। कब हुआ था, 19 सितंबर 1960 में। किसके बीच, नेहरू के बीच, जवाहरलाल नेहरू के बीच और जनरल अय्यूब खान के बीच यह हस्ताक्षर हुआ था, ठीक है। और इसमें जो है विश्व बैंक जो है वही मध्यस्थता किए थे। तो सिंधु जल संबंधी के बारे में आपको सिंधु जल संधि के बारे में आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अब देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1962 में जो है चीन का लड़ाई हुआ था, भारत और चीन का। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुआ, लेकिन ये लड़ाई जो है उतना बड़ा रूप नहीं लिया था, क्योंकि इसको बाद में जो है
सोवियत संघ जो है वो इसको थाम दिया था, ठीक है। लेकिन फिर 1971 में बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। फिर हम लोग कारगिल संघर्ष के बारे में भी इस चैप्टर में जानेंगे, इसी चैप्टर में, ठीक है। देखिए 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर किस्म के सैन्य संघर्ष की शुरुआत हुई। पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में 1965 के अप्रैल माह में सैनिक हमला बोला। पाकिस्तान जो है वो गुजरात के कच्छ इलाके के रन में 1965 के अप्रैल महीने में क्या बोला, सैनिक हमला बोला। आगे देखिए, फिर उसने अगस्त सितंबर में जम्मू कश्मीर, सबसे पहले यहाँ पर डेट ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अप्रैल माह में, कब, अप्रैल माह में। फिर उसी साल 1965 में ही सितंबर में, अगस्त और सितंबर महीने में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला किया। कब, अगस्त और सितंबर में जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर हमला किया। उसको लग रहा था कि जम्मू कश्मीर की जनता पाकिस्तान को समर्थन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला का आदेश दिया। दोनों देशों के सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई हुई और भारत सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई। चीजें आपको समझ में आ रही है किस तरीके से क्या क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री उस समय प्रधानमंत्री थे, इसी ने जो है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 1960 के दशक को क्या कहा जाता है, मैंने कई बार बताया है 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है, क्योंकि 1960 के बाद 1962 में लड़ाई, 1965 में लड़ाई, 1967 में इधर उधर की स्थिति हो जाती है, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है दोस्तों, खतर। और उसी समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु भी होती है 1964 में, ठीक है। उसके बाद हाँ 1964 में ही मृत्यु होती है ना, हाँ मुझे इतना कंफर्म, अभी डेट कंफर्म में नहीं है। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को जो है प्रधानमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद ये भी जो है 2 साल रहने के बाद 1967 में खत्म हो जाते हैं। फिर इंदिरा गांधी बहुत मुश्किल से प्रधानमंत्री बनती है, इसलिए इसको जो है खतरनाक दशक कहा जाता है, ठीक है। तो पाकिस्तानी सेना को रोकने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला का आदेश दिया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घमासान लड़ाई हुई और इसमें भारत सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुंच गई। और यूएनओ के दखल से, यानी कि यूएनओ जब इस पर हस्ताक्षर किए तो ये लड़ाई जो है समाप्त हो गया। तो मैंने आपको बताया यूएनओ की वजह से जो है ये लड़ाई समाप्त हो गया। चीजें आपको समझ में आ रही है। 65 की लड़ाई पाकिस्तान और इंडिया के बीच कैसे कैसे हुई थी। अब देखिए ताशकंद समझौता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको क्वेश्चन में ताशकंद समझौता के बारे में, इसलिए आप इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखिए यह एक शांति समझौता था। ताशकंद समझौता जो है क्या था, शांति समझौता था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह तय हुआ था कि भारत और पाकिस्तान अपने झगड़े को बिना किसी शक्ति का प्रयोग करके शांति से तय करेंगे। यह समझौता ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे ताशकंद समझौता जो है कहां पर, ये कौन सा समझौता था, ये शांति समझौता था, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था, 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था। और इसमें क्या तय हुआ था, भारत और पाकिस्तान जो है अपने झगड़े को बिना किसी शक्ति का प्रयोग करके ही सबसे पहले शांति से निपटाएंगे, शांति से तय करेंगे। और यह समझौता कहां पर हुआ था, ताशकंद उज्बेकिस्तान में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पर हुआ था, उज्बेकिस्तान में ताशकंद में हुआ था। इसका नाम ताशकंद समझौता इसीलिए पड़ा और 10 जनवरी 1966 ईस्वी में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। अब एक नोट 4 देखिए, नोट 4 देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सच कहूं तो उनको मतलब चाओ एन लाई के बारे में मैंने आपको बताया था, एक आधे चीन के थे। सच कहूं तो उनको यानी कि चाओ एन लाई लेकर मेरे मन में बड़े अच्छे भाव जगे। मेरा ख्याल है कि चीन के शासनाध्यक्ष, ठीक है, शासनाध्यक्ष अच्छे इंसान है और उन पर भरोसा किया जा सकता है। ये कौन कहा था, सी राजगोपालाचारी एक पत्र में दिसंबर 1956 में कहा था, ठीक। तो आपको चीजें समझ में आ गई, ताशकंद समझौते के बारे में हमको समझ में आ गई, ठीक है। कब गठन हुआ था उसको भी देखा। अब भारत और बांग्लादेश और पाकिस्तान ये तीनों मिलाकर के एक युद्ध हुआ, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बहुत ही मजेदार है, बस आप मेरी बातों को प्लीज ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए पाकिस्तान में 1970 में एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ था। पाकिस्तान में 1970 में एक गहरा अंदरूनी संकट खड़ा हुआ था। अब ये गहरा अंदरूनी संकट क्या था उसको देखिए। पश्चिमी पाकिस्तान में, पश्चिमी पाकिस्तान मतलब जो अभी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश, ठीक है। तो आराम से देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी जो है वो विजय रही शुरू में, जबकि पूर्वी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान की पार्टी जिसका नाम था अवामी लीग। तो ध्यान रखेंगे मुजीबुर रहमान की जो पार्टी क्या नाम था उसका, अवामी लीग था। इसने पुरजोर कामयाबी हासिल की, किधर, पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है पूर्वी पाकिस्तान पर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी और पश्चिमी पाकिस्तान पर जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी विजय रही। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी। अवामी लीग जो है वो क्या कह रहा था, एक परिसंघ बनाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस मांग को स्वीकार करने के बजाय पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म किया, ठीक है। तो ये जो बेचारा बनने वाला था, प्रधानमंत्री वगैरह बनाना था, इसको क्या किया, उल्टा गिरफ्तार कर दिया और पाकिस्तान के लोगों पर यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जिसको हम लोग बांग्लादेश बोलते हैं उस पर क्या किया, जुल्म करना शुरू कर दिया। जवाब में यहाँ की जनता ने पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया और जवाब में लोगों ने क्या किया, यहाँ की जनता ने क्या किया कि बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग किया जाए, इस संघर्ष को छेड़ दिया, ठीक है।
भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता मतलब फिजिकल भी उसको मदद किया, सैनिक वगैरह भेजा, बहुत बड़े बड़े जहाज भेजे। तो भारत जो है बांग्लादेश की इसी मुक्ति संग्राम को, वो जो मुक्ति चाहते थे पश्चिमी पाकिस्तान से, तो इंदिरा गांधी ने उसकी मदद किया। ठीक है, आगे वाले आने वाले अध्याय में हम लोग देखेंगे किस तरीके से इंदिरा गांधी की जो है इसी के बाद, यानी कि जिस तरीके से मदद करते हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ एक प्रकार का युद्ध करते हैं, तो युद्ध करने के बाद किस तरीके से इंदिरा गांधी का 4 चांद लग जाते हैं, यानी कि उसकी लोकप्रियता जो है वो बहुत बढ़ जाती है। आने वाले अध्याय में देखेंगे, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं, भारत ने बांग्लादेश की मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है, ये कौन कह रहा था? पाकिस्तान जो है ये आरोप लगाया। ठीक है, भारत पाकिस्तान को तोड़ने का साजिश कर रहा है, ये आरोप लगाया पाकिस्तान, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां की जनता खुद चाहते थे मुक्ति, वहां की जनता क्या चाहते थे? मुक्ति चाहते थे। बस इंदिरा गांधी ने उसकी मुक्ति संघर्ष में, मुक्ति संग्राम में उसको मदद किया। अब 1971 में भारत को पूरे 80 लाख 1971 में भारत को पूरे साल 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। एक ये भी रीजन था, ठीक है, यानी कि युद्ध करने का, क्योंकि वहां पर अन्याय होता था। अन्याय होने के बाद लोग जो है शरणार्थी, यानी कि वहां के जो निवासी है, वहां के निवासी यहाँ आए तो उसको शरणार्थी बोला जाता है। किसी दूसरे के निवासी अगर भारत में आए तो उसको क्या बोलेंगे? शरणार्थी बोलेंगे। तो 1971 में भारत को पूरे साल लगभग 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। 1981 की जुलाई में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन, क्या नाम था? अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया था। 1981 में कब किया था? 1981 में उस समय जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिसका नाम था रिचर्ड निक्सन, उसी की जो सलाहकार थे जिसका नाम था हेनरी किसिंजर, वो पाकिस्तान होते हुए गुपचुप कहां पर दौरा किया? किसका दौरा किया? चीन का दौरा किया। अब भारत जो है अमेरिका, चीन और पाकिस्तान के धुरी बनते देख इसके जवाब में 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति और मित्रता की एक 20 वर्षीय संधि कर ली। ठीक है, तो क्या किया? अमेरिका और चीन और पाकिस्तान की जो इस तरीके से धुरी देखा, इस तरीके से दोस्ती देखा, तो भारत जो है 1971 में सोवियत संघ के साथ, किसके साथ? सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए एक संधि कर लिया, जो कि 1991 में खत्म भी हो गया, क्योंकि 20 वर्ष 1971 से 20 वर्ष के बाद। ठीक है, तो आपको चीजें समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच। अब देखिए, भारत और पाकिस्तान युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ की जनता, यानी कि बांग्लादेश की जनता जो वो क्या कर रही थी? मुक्ति की मांग कर रही थी, मुक्ति संग्राम कर रही थी, और इस पर इंडिया मदद करने के लिए शुरू कर दिया। अब जब शुरू किया तो पाकिस्तान कहा कि यह आरोप है इस पर कि किस पर? इंडिया पर, कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को तोड़ने का साजिश कर रहा है। बस उसी पर लेकर के युद्ध शुरू हो चुका था। देखिए, 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के दिसंबर महीने में, कब? 1971 के दिसंबर महीने में एक विशाल युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमला किया। शुरुआत में क्या किया? पाकिस्तान के जो लड़ाकू विमान थे वो शुरुआत में पंजाब और राजस्थान पर हमला किया, जबकि उसकी जो सेना थी वो जम्मू कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। ठीक है, इसके जवाब में भारत ने अपने वायुसेना, नौसेना, थल सेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई की। ठीक है, तो इसके जवाब में, यानी कि इसके सैनिक के जवाब में, और ये जो पंजाब और राजस्थान में जो हमला किए थे उसके जवाब में, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो मोर्चा खोला था उसके जवाब में, भारत ने वायुसेना, नौसेना, थल सेना के बूते पर, इसके बल बूते पर पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई की। मोर्चे से कार्रवाई की, उधर से शुरू किया कार्रवाई। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी। ठीक है, क्योंकि स्थानीय लोग जो बांग्लादेश के लोग थे वो इसका समर्थन भी करता था और हम लोगों का, यानी कि भारत का स्वागत भी करता था। तो ये जो स्वागत वगैरह किया, इसके बाद भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान में तेजी से आगे बढ़ी और 10 दिनों के अंदर ढाका क्या बांग्लादेश का राजधानी है, ढाका को 3 तरफ से घेर लिया और 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्थन करना पड़ा। चीजें आपको समझ में आ रही है किस तरीके से क्या क्या हुआ? 10 दिनों के अंदर ढाका को जो है 3 तरफ से घेर लिया गया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्थन करना पड़ा। ठीक है, अब देखिए, बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने युद्ध को रोक दिया। और इधर कौन रोका था? भारतीय सेना ने। उधर कौन रोका था? चीन ने, इधर भारतीय सेना ने। तो किस तरीके से क्या क्या हुआ? कितने लोग आए? लगभग 80 लाख के करीब लोग आए, यानी कि शरणार्थी आए। उसके बाद हमने देखा एक संधि किया, सभी का गुट बनते हुए, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान का गुट बन रहा था, धुरी बन रहा था। तो 1971 में एक संधि किया, किसके साथ किया था? सोवियत संघ के साथ किया था, 20 वर्ष की संधि। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। वो युद्ध कब हुआ था? 1971 के दिसंबर महीने में, किसी बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और 10 दिनों के अंदर ढाका को 3 तरफ से घेर लिया गया और वो जो है 90,000 सैनिकों के साथ क्या कर दिया? आत्मसमर्थन कर दिया। अब देखते हैं शिमला समझौता के बारे में। इसके बाद एक हुआ आपका शिमला समझौता, उसको देखिए। यह समझौता
1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे शिमला समझौता कहते हैं। तो ये समझौता कब हुआ था? 1971 का जो भारत और पाकिस्तान हुआ था उसके बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे क्या कहा जाता है? शिमला समझौता कहा जाता है। यह समझौता जो है 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुई। इससे अमन की बहाली हुई। तो ये समझौता कब हुआ था? 3 जुलाई 1972 को किसके बीच? इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुई थी और इससे क्या हुआ? अमन की बहाली हुई। ठीक है, अब देखिए 1971 के जंग के परिणाम। सबसे पहले हम लोगों ने देखा युद्ध को देखा, उसके बाद देखते हैं उसके परिणाम क्या क्या हुआ, इसको समझते हैं। देखिए 1971 के जंग के परिणाम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। बहुत अभी वीडियो अभी ज्यादा लंबा नहीं, बस चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है, बहुत बच्चे जो है चैटिंग वगैरह नहीं करेंगे, प्लीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नोट करेंगे। मैं शुरू में नहीं बोला था, लेकिन जो मैं आपको बोलता हूँ कि ऑब्जेक्टिव बनता है, सब्जेक्टिव बनता है, उसको जरूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसको रिवीजन करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से आपका क्या होगा, थ्योरी पढ़ने से क्या होगा कि पूरे जितने भी है ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बनता है, सब्जेक्टिव बनता है, वो सभी आपका सॉल्व हो जाएगा। और इससे पहले 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया। अगर आपका एक भी छूटा हुआ है उसको भी देखिए, पहला बुक से भी छूटा हुआ उसको भी देखिए, बाकी जो आने वाला है उसको भी देखिए। इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब 1971 के जंग के परिणाम। 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। कब हुआ था समझौता? 3 जुलाई 1972 को, मैंने अभी आपको बताया शिमला समझौता हुआ। इससे अमन की बहाली हुई। इससे क्या हुई? अमन की बहाली हुई। बांग्लादेश के रूप में एक आजाद, यानी कि युद्ध के बाद की परिणाम है। जब वो आत्मसमर्पण कर दिए तभी वो, क्योंकि जब आदमी हार जाता तो वो तो डर जाता है, अब सोचता भाई कोई संधि वगैरह हो जाए, कुछ बच जाए। तो ये शिमला समझौता जो है उसके बाद हुआ था, परिणाम के बाद हुआ था। ठीक है, तो 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इससे क्या हुआ? अमन की बहाली हुई, शांति की बहाली हुई, बांग्लादेश के रूप में एक आजाद राष्ट्र बना। उसके बाद इस जीत से पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। किस जीत से? यानी कि भारत जो पाकिस्तान से जीते थे, इससे पूरे देश में उत्साह की लहर दौड़ गई। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को 4 चांद लग गए। लोकप्रियता जो है बहुत ज्यादा इंदिरा गांधी की बढ़ गई। हम लोग आने वाले अध्याय में चैप्टर 6 में इसको बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 में भी देखेंगे, वैसे कोई बात नहीं है। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस को बहुमत मिली। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ? क्योंकि उसको लोकसभा में तो जीत मिलता था, लेकिन लोकसभा भी जो है एक बार ये हार जाती है। कब जानते हैं? 1977 में पहली बार कांग्रेस जो है वो लोकसभा की सीट हार जाती है, लेकिन विधानसभा की सीट कई बार हारे थे। ठीक है, तो इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और लगभग सभी राज्यों में जो है कांग्रेस को बहुमत मिली। ठीक है, अब कारगिल संघर्ष के बारे में देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कारगिल संघर्ष आपका। चलिए, कारगिल संघर्ष भी जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आराम से आप लोग सुनिएगा, कारगिल संघर्ष के बारे में भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, कारगिल युद्ध, इसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला पॉइंट, इसे क्या जाना जाता है? ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। किसको? कारगिल युद्ध को। देखिए, भारतीय इलाके के नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे कि द्रास, मास्को, काक्सर और बतालिक पर 1999 की शुरुआत में अपने को मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया। तो आप लोग ध्यान देंगे किसको? भारतीय इलाके के नियंत्रण में इसके कंट्रोल में कई ठिकानों थे। भारत के सीमा रेखा के कई ठिकाना थे, जिसमें से एक था द्रास, एक था मास्को, एक था काक्सर और एक था आपका बतालिक। इसमें 1999 की शुरुआत में ही जो है कुछ मुजाहिदीन बताने वाले अपने आप को मुजाहिदीन बताते थे, वो क्या किए? इसको कब्जा कर लिए। भारत को शक हो गया कि इसके पीछे जो है वो कौन है? पाकिस्तान है। जी हाँ, भारत को ऐसा शक हो गया कि इसके पीछे पाकिस्तान है और दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। किसके बीच? पाकिस्तान और इंडिया के बीच फिर से संघर्ष छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? कारगिल की लड़ाई कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कारगिल के बारे में, बहुत मजेदार है क्वेश्चन पूछता, आप आराम से आंसर दे सकते हैं। देखिए, 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर दोबारा अधिकार कर चुका था। पूरी दुनिया की नजर इस लड़ाई में थी, क्योंकि इससे 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बना चुके थे। हम लोग आगे आने वाले अध्याय में इसके बारे में पढ़ेंगे, परमाणु वगैरह बनाया था। तो ठीक है, तो 1999 के मई जून में यह लड़ाई जारी रखी। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर दोबारा अधिकार कर चुका था। ठीक है, और पूरी दुनिया की नजर इस लड़ाई में थी, क्योंकि इससे 1 साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बना चुके थे। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। ठीक है, और इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान का हुकूमत जो था उस पर कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ जो है, उसी की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया। अब एक देखिए संवैधानिक सिद्धांत, छोटा छोटा टॉपिक है, बस आराम से समझते जाइए। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे को लेकर, किसको लेकर? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ावे के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के हवाले से कहा गया है कि
राज्य अंतरराष्ट्र कहा गया है कि राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतरराष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का और अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। तो ये जो है सैद्धांतिक सिद्धांत है, जिसमें भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद 51 है उसी में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर के ये चीज कहा गया है। तो आप लोग ये सभी सिद्धांत को जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए भारत की परमाणु नीति, आपको यहाँ पर अच्छी पॉइंट है, उसके बाद जो आपके चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी, बस थोड़ा सा है, आराम से देखिए भारत की परमाणु नीति। भारत ने 1974 के मई में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया। क्वेश्चन बनता है कि कब पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? पहला परमाणु परीक्षण 1974 के मई महीने में, यानी कि मई 1974 में, कहां पर? पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया था। फिर पोखरण में ही 1998 में, पहले तो 1974 में, फिर 1998 में मई में भारत ने 5 परमाणु का परीक्षण कर खुद को परमाणु संपन्न घोषित कर दिया, ठीक है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान जो है वो भी परमाणु परीक्षण किया था। अब भारत का परमाणु कार्यक्रम देखिए, भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया। भारत जो है, क्योंकि उस समय अप्रसार संधि लगा था कि भारत यानी कि जिसके पास वीटो पावर है सिर्फ वही जो है इसको ये कर सकता है, यूज कर सकता है, परमाणु जो है बना सकता है, परमाणु वगैरह कर सकता है, लेकिन यहाँ पर भारत को नहीं किया क्योंकि इसके पास वीटो पावर नहीं था। तो भारत ने जो है परमाणु जो अप्रसार बना था, जो संधि बना था, उसके लक्ष्य को ध्यान में रख करके की गई जो संधि थी उसका क्या क्या विरोध किया, क्योंकि यह संधि सिर्फ उन्हीं देश पर लागू होती थी जो देश के पास परमाणु शक्ति नहीं थी, यानी कि जिस देश के पास परमाणु शक्ति नहीं था सिर्फ उन्हीं के लिए जो है यह अप्रसार संधि लागू होता था। बाकी जिसके पास वीटो पावर था उसके लिए बिल्कुल नहीं था, ठीक है। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी, यानी कि लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी। इसी कारण 1995 में जब परमाणु अप्रसार संधि को अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया और उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसका फुल फॉर्म होता है जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है CTBT। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है। तो ये यानी कि 1995 में जो है परमाणु अप्रसार संधि को लेकर के इसको अनियतकाल, यानी कि जो परमाणु अप्रसार संधि बना था इसको बहुत दिन के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो भारत जो है इसका जमकर विरोध किया और उसी के व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसका नाम हमने बताया आपको CTBT, इस पर हस्ताक्षर भी नहीं किया। कौन? भारत ने किया। भारत ने 1998 के मई महीने में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया। हमने बताया कितना? 5 परमाणु का, और ये क्या कह रहा है? परमाणु संपन्न देश कहलाया, ठीक है। तो भारत ने 1998 के मई महीने में सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया और इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में परमाणु परीक्षण संपन्न होने के बाद दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका बढ़ी, क्योंकि दोनों देश परमाणु संपन्न हो चुके थे। तो अब पूरी दुनिया की नजर यहां पर आ गई कि हो सकता है ये दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी। तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी देश थे वो इस परमाणु परीक्षण को लेकर के बहुत नाराज थी और भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंध भी लगाए थे, जिसको बाद में उन्होंने हटा भी दिया था, ठीक है। परमाणु परीक्षण करने से देख रहे क्या क्या मुसीबतें आती है। फिर देखिए, भारत ने अपनी तरफ से यह दलील दिया कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा, लेकिन इन हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दोहराई गई कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभावहीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो। और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसको आने वाले अध्याय नंबर 6 में हम लोग देखेंगे किस तरीके से जनता पार्टी की सरकार बनती है। और क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी सरकार कब बनी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन किस तरीके से बनती है, किस तरीके से इंदिरा गांधी के खिलाफ वो जो आपातकाल लागू किए थे इंदिरा गांधी, तो उसके बाद जो जनता पार्टी बनता है, यानी कि जनता पार्टी आपातकाल के खिलाफ ही बनता है। और जस्ट 2 साल के बाद, यानी कि 77 से लेकर के 79 तक चलता है, मोरारजी देसाई जो पहला प्रधानमंत्री बनता है जनता पार्टी का। उसके बाद ये पार्टी फिर एक प्रकार का विलुप्त हो जाती है, बिखर जाती है, फिर से इंदिरा गांधी वापस आ जाती है। तो हम लोग अध्याय नंबर 6 में बहुत मजे के साथ पढ़ेंगे। आज की जो है चैप्टर की बहुत, एक बार हम लोग फटाफट पहले देख लेते हैं जो है कितना टाइम हो गया है। चलिए एक बार फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लेंगे,
शेयर नहीं किया है तो वीडियो को खत्म होने से पहले एक बार जरूर जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जो भी पहली बार चैनल पर जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से आर्ट्स की तैयारी कराई जाती है बहुत मजे के साथ, ठीक है। सबसे पहले आप भारत का परमाणु कार्यक्रम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, भारत की परमाणु नीति भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संवैधानिक सिद्धांत ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कारगिल संघर्ष बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग अच्छे से देखेंगे। उसके बाद 1971 के जंग के परिणाम क्या हुआ, शिमला समझौता क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो हुआ कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ। उसके बाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों को मिला करके तस्कन समझौता क्या है, हमने देखा। ऑब्जेक्टिव वगैरह में अक्सर पूछा जाता है इसके बारे में। तस्कन समझौता किस किस देशों के बीच हुआ, तो हम लोग को बताना है भारत और पाकिस्तान के बीच। और पंचशील समझौता किस किस के बीच हुआ, भारत और चाइना के बीच। ताशकंद समझौता किस किस के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ताशकंद, शिमला और सिंधु ये भारत और पाकिस्तान, और पंचशील जो है वो किसके साथ हुआ था, चीन के साथ हुआ था, 1954 में हुआ था। तो ये सभी चीजों को ध्यान रखेंगे। बस पार्ट 1 जो भी नहीं देखें प्लीज जाके जरूर देख लेंगे, ये पार्ट 2 था। अगर आपको समझ में तो 100% आया होगा, अगर नहीं आया, अगर याद फिर से दोबारा वीडियो को देखिए, इस बार 100% आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहीं पर हम लोग चैप्टर को समाप्त करते हैं, वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी बन चुकी है। इसी तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है, चैनल को जरूर अवश्य आप लोग सब्सक्राइब करें। और यहाँ पर इसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन और सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग यानी कि लघु और दीर्घ दोनों प्रकार के प्रश्न को कराए जाएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।